नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल स्टडी विद हेमेंद यूट्यूब चैनल पर। तो स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महत्वपूर्ण प्रश्न रसायन विज्ञान के क्लास 11 के। तो इस वीडियो की खास बात यह है कि इसमें आपको प्रश्न अकेले नहीं बताए जाएंगे, इसमें आपको आंसर भी बताए जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ही देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो में आपको आंसर बताए जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो पहला है मूलानुपाती सूत्र। टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे हम। मूलानुपाती सूत्र तो वह सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के आपेक्षिक अनुपात को बताता है, यौगिक का मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। कोई परमाणु है, उसके जो आपेक्षिक अनुपात को बताएगा वह उसका मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। तो उदाहरण भी पूछा जाता है। तो ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र CH2O है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सरलतम अनुपात 1:2:1 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अणु सूत्र। जितना इम्पोर्टेंट मूलानुपाती सूत्र है उतना ही इम्पोर्टेंट अणु सूत्र भी है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। वह सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या को बताता है, इस यौगिक का अणु सूत्र कहलाता है। तो इसमें जो अणु सूत्र होता है उसमें परमाणुओं की वास्तविक संख्या बताई जाती है, और जो हमारा जो मूलानुपाती सूत्र था उसमें क्या था, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के आपेक्षिक अनुपात को बताता है। जैसे कि यहाँ पर दिया 1:2:1, तो वह आपेक्षिक अनुपात को बताता है, और जो मूलानुपाती सूत्र है परमाणुओं की वास्तविक संख्या को बताता है। इस उदाहरण देखते हैं। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, जैसा कि आप जानते ही होंगे। फिर नेक्स्ट है भारी जल के दो उपयोग लिखिए। तो भारी जल कई बार पूछा भी गया है, भारी जल के दो उपयोग। तो यह बहुत सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारी जल। तो भारी जल के दो उपयोग है ड्यूटेरियम बनाने में, नाभिकीय भट्टियों में इसका उपयोग मंदक की भांति किया जाता है। तो दोनों पे बिल्कुल ही सरल हैं और आपको 2 अंक आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। तो इस प्रश्न को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। इसी वीडियो में क्या है, भारी जल का पहला उपयोग है ड्यूटेरियम बनाने में, और दूसरा है नाभिकीय भट्टियों में इसका उपयोग मंदक की भांति किया जाता है। नाभिकीय भट्टियों में किसके रूप में, मंदक के रूप में। आशा करते हैं ये आपको प्रश्न यही याद हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो आप इसको अच्छी तरीके से कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम लिखिए। तो यह आपने पिछली क्लासों में भी पढ़ा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है हमारी, मोलरता क्या है। तो इसकी परिभाषा होती है, 1 लीटर ब्लेंड में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। तो दोस्तों मोलरता के साथ साथ आप मोलरता की भी परिभाषा अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि वह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारी मोल संकल्पना क्या है। तो मोल का तात्पर्य कणों की संख्या से है। सामान्यतः एक मोल में 6.023 × 10⁻23 कणों के समूह उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि अवोगाद्रो संख्या का मान लिखिए, तो आपको यही लिखना है 6.023 × 10⁻23। इससे हम अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं, साथ ही साथ मोल संकल्पना भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रदूषण क्या है। तो आपने पिछली क्लासों में पढ़ा ही होगा प्रदूषण क्या है, लेकिन आपको क्योंकि आप 11वीं क्लास में आ गए हैं तो उस हिसाब से आपको इसकी परिभाषा लिखनी है। प्रदूषण वायु, जल एवं भूमि की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक विशेषताओं में अवांछनीय परिवर्तन है, जो मनुष्य तथा उसके लिए उपयोगी अन्य दूसरे जंतुओं आदि को हानि पहुँचाता है। कि प्रदूषण क्या है, वायु, जल एवं भूमि की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक विशेषता में अवांछनीय परिवर्तन है, जो मनुष्य और इसके लिए उपयोगी, जो मनुष्य के और जो उपयोगी अन्य दूसरे जंतुओं के लिए हानिकारक होता है, उसे हम प्रदूषण कहते हैं। हमारा नेक्स्ट है प्रदूषक क्या है। तो प्राकृतिक स्रोतों से या मानवीय क्रियाकलापों से पर्यावरण में प्रवेश करने वाले पदार्थ जिनकी कमी या अधिकता से पर्यावरण की प्राकृतिक गुणवत्ता में कमी आती है, प्रदूषक कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है BOD क्या है। तो जल के एक नमूने के निश्चित आयतन में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को विखंडित करने के लिए जीवाणु द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन को जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग या BOD कहते हैं। इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी BOD जल के एक नमूने के निश्चित आयतन में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ, क्या जल का कोई एक नमूना है, उसके निश्चित आयतन में जो उपस्थित कार्बनिक पदार्थ के जो विखंडन करने के लिए जीवाणु द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन को जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांगे BOD कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा
कि हरित रसायन क्या है। तो हरित रसायन पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने वाली रसायन की शाखा है। जो पर्यावरणीय प्रदूषण को जो कम करने के लिए जिस शाखा का हम उपयोग करते हैं वह हरित रसायन है। आगे देखते हैं, इसके अंतर्गत वे रासायनिक क्रियाएं अपनाई जाती हैं जिनमें प्रदूषक उत्पन्न नहीं होते, और यदि प्रदूषक उत्पन्न होते भी हैं तो उन्हें आसानी से नष्ट किया जाता है। यानी कि जो यह प्रक्रिया है इसमें प्रदूषक उत्पन्न नहीं होते, अगर किसी कारण प्रदूषक उत्पन्न हो भी जाए तो उन्हें नष्ट भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है हाइड्राइड क्या होते हैं। तो हाइड्रोजन का किसी तत्व के साथ बना बाइनरी यौगिक हाइड्राइड कहलाता है। जो हाइड्रोजन आप जानते ही होंगे, हाइड्रोजन का अगर किसी बाइनरी यौगिक के साथ यौगिक बन जाए तो उसे हम हाइड्राइड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ऑर्थो एवं पैरा हाइड्रोजन। तो दोस्तों यह एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई सालों से आ रहा होगा, जैसे आपको पता भी होगा। तो देख लेते हैं किसे कहते हैं ऑर्थो एवं पैरा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के दोनों परमाणु के प्रोटॉन यदि एक ही दिशा में घूर्णन कर रहे हैं तो इसे ऑर्थो हाइड्रोजन कहते हैं। हाइड्रोजन अणु के दोनों परमाणु के प्रोटॉन यदि विपरीत दिशा में घूर्णन कर रहे हों तो इसे पैरा हाइड्रोजन कहते हैं। यदि क्या कहा गया है, यदि दोनों परमाणु प्रोटॉन यदि एक ही दिशा में घूर्णन कर रहे हैं तो ऑर्थो हाइड्रोजन, और यदि विपरीत दिशा में कर रहे हैं तो पैरा हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर देख लेते हैं, ऑर्थो हाइड्रोजन अणु के दोनों परमाणु, इसमें दो परमाणु की बात की गई है कि हाइड्रोजन अणु के दोनों परमाणुओं के प्रोटॉन यदि एक ही दिशा में घूर्णन कर रहे हैं तो इसे ऑर्थो हाइड्रोजन कहते हैं, और हाइड्रोजन अणु के दोनों परमाणु के प्रोटॉन यदि विपरीत दिशा में घूर्णन कर रहे हैं तो इसे पैरा हाइड्रोजन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन के उपयोग लिखिए। तो उपयोग भी देख लेते हैं। अपचायक के रूप में रासायनिक अपक्रिया में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है, और दूसरा है वनस्पति तेल को जमाकर वनस्पति घी बनाने में। तो दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इसके उपयोग हैं हाइड्रोजन के। नेक्स्ट है सीमांत अभिकर्मक क्या है। तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो किसी अपक्रिया में भाग लेने वाला वह अभिकारक जो दूसरे क्रियाकारक को दी गई मात्रा से क्रिया करने के लिए आवश्यक मात्रा में उपस्थित ना हो। यानी कि कहना क्या चाहते हैं कि किसी अपक्रिया में भाग लेने वाला वह क्रियाकारक, यानी कोई अपक्रिया है तो उसमें कोई अभिकारक भाग ले रहा है तो उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो दूसरे क्रियाकारक को दी गई मात्रा से क्रिया करने के लिए आवश्यक मात्रा में उपस्थित ना हो, यानी कि आवश्यक जो उसके लिए मात्रा है उसमें उपस्थित ना हो, सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा गुणित अनुपात का नियम। तो गुणित अनुपात के नियम का इस नियमानुसार जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तब एक तत्व के विभिन्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं पारस्परिक सरल अनुपात होता है। तो इसमें आपको इस चीज़ यह ध्यान रखना है कि इसमें सरल अनुपात होता है, मेन पॉइंट यही है। नेक्स्ट है स्थिर अनुपात का नियम। तो इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में विभिन्न तत्वों के संगठन एक निश्चित अनुपात में होते हैं। तो क्या विभिन्न तत्वों के संगठन याद में रखना है, एक निश्चित अनुपात में रहते हैं, अर्थात किसी शुद्ध रासायनिक पदार्थ के विभिन्न अवयवी तत्वों का अनुपात स्थिर होता है। तो इसमें क्या, जो शुद्ध रासायनिक जो पदार्थ के विभिन्न अवयवी तत्व हैं उनका जो अनुपात होता है वह स्थिर रहता है। यह पॉइंट आपको बहुत ही याद रखना है कि जो अनुपात स्थिर रहता है। फिर समस्थानिक किसे कहते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपकी पिछली कक्षाओं में भी यह रहा है और तो आपको याद भी होगा, लेकिन देखने में क्या जाता है। तो ऐसे दो या दो से अधिक परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, ऐसे परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। आपको स्पष्ट दिख रहा समस्थानिक, ठीक है। तो सम यानी समान, ऐसे दो या दो से अधिक परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, उससे हम ऐसे परमाणु को समस्थानिक कहते हैं। उदाहरण भी देख लेते हैं, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम एक दूसरे के समस्थानिक है क्योंकि हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का परमाणु क्रमांक 1 और द्रव्यमान क्रमशः 1 व 2 होते हैं। जो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम होते हैं दोनों का परमाणु क्रमांक 1 होता है किंतु द्रव्यमान क्रमशः 1 व 2 होते हैं। नेक्स्ट है समभारिक। तो समभारिक समस्थानिक का सेम उल्टा है, ऐसे दो या दो से अधिक परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते उसमें परमाणु क्रमांक समान थे तथा परमाणु द्रव्यमान समान हो, ऐसे परमाणुओं को समभारिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उल्टा है सेम, इसमें कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, एक कर लीजिए तो आपको दोनों याद हो जाएंगे।
उदाहरण देख लेते हैं, पोटेशियम और कैल्शियम दोनों के परमाणु क्रमांक 1920 हैं, परंतु परमाणु भार 40 है, यानी परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं और परमाणु भार 40 यानी एक समान है। तो दोस्तों यही थे केमिस्ट्री क्लास 11th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर शायद। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके ही जाएं, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।